बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल एएसपी क्लासेस में। मैं अविनाश आपका एक बार फिर से दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर से मैं बिना ज़्यादा वक्त इंतज़ार करवाए हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच में। और थोड़ी बहुत टेक्निकल इशू हैं, उस वजह से मैं थोड़ा बहुत कभी देर कभी सवेर कभी लाइटिंग में प्रॉब्लम छोटी मोटी आ सकती है। अगर आती है तो उसके लिए पहले से ही मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन बिना समय गंवाए, इससे पहले कि कोई डिस्टर्बेंस आए, आपकी प्यारी सी स्माइल और क्लास शुरू करते हैं। बुआ, इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूं, मैं आपके सामने से हट जाता हूं और आप इस चार्ट को एक बार ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको ये याद आए कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। आशा करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ गई होंगी हम लोगों ने क्या किया था। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि हम लोगों ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ पढ़ना शुरू किया था, जिसके तहत 1, 2, 3, 4 हम लोग कवर कर चुके हैं। इनके अंदर में 2 पीरियड, 6 पीरियड, 3 पीरियड और 5 पीरियड को हम लोगों ने कवर कर लिया है। और आज बारी है आखिरी वाले की, यानी कि ये इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो हो सकता है। लेकिन बुआ, मैंने कहा था कि कुछ रिव्यू करूंगा, अगर कर पाया तो ठीक है, नहीं भी कर पाया तो आप पीछे के वीडियो सीरीज़ में जा कर के आप पूरे वीडियो को दोबारा देख लोगे, रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं होगी। और कुछ प्रश्न आप लोगों के बीच छोड़ने की कोशिश भी करूंगा। हो सकता है मैं कि कुछ क्वेश्चन टाइप करके मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल लूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। प्लीज़ वहाँ जा कर के उससे जुड़ जाइए और जो भी PDF आपको भेजूँ आपको मिल जाएगा। तो बुआ, एक बार फिर से शुरू करते हैं। जहाँ तक कि पिछले एरा के बारे में हम लोगों ने देखा था, 5 शकों को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। 5 शकों में जो सबसे लास्ट वाला शक तक हम लोग पहुँचे थे वो क्या था, आप लोगों को हल्का भी याद हो। अगर याद थोड़ा भी ना हो तो आप इमीडिएटली क्या करोगे, आप पीछे की वीडियो में पहले कवर करोगे तभी इस वीडियो पर आओगे। जो बच्चे नए हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है मेरा। तो बुआ, हम लोगों ने अब पिछले क्लास में हम लोगों ने सेनोजोइक पढ़ा था, यानी सेनोजोइक मतलब इसके बारे में देखा था। और सेनोजोइक में हम लोगों ने कुल 5 पीरियड के बारे में पढ़ा था, जिसमें पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन पढ़ा था। और इस दौरान हम लोगों ने देखा था कि प्रारंभिक कपी यानी कि बंदरों का विकास हो गया था और उसके साथ साथ हिमालय, रॉकीज़, इंडीज़, बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाओं का विकास भी हुआ था। बहुत सारी पर्वत निर्माण वाली हलचलें हुई थी। हम सब लोगों ने पिछले क्लास में ये कवर किया था। इससे पहले कि आप लोग भूल जाओ, मैं आपको ये कह दूं कि आपके नोट्स तैयार होने चाहिए। अगर आपके नोट्स तैयार नहीं होंगे तो बुआ, मेरे बनाए हुए नोट्स या मेरे लिखे या किसी और के लिखे हुए नोट्स कभी भी आप जब पढ़ोगे तो दिमाग के अंदर सेट नहीं होंगे। जब आप अपने हाथ से लिखते हो तो वो परफेक्ट आपके दिमाग में जाता है। इसलिए पहला टारगेट ये रखो कि आपके नोट्स आपके हैंडराइटिंग में हो, किसी और के लिखे हुए या कॉपी किए हुए या ज़ेरॉक्स किए हुए बिल्कुल भी ना हो। उससे आपको ही याद आसानी से रहेगा। तो बुआ, मेरी ये छोटी छोटी सजेशन है, मानना ना मानना तो आपके हाथ में, लेकिन मैं कहूँगा ज़रूर। तो बुआ, बात करते हैं आज नूतन महाकल्प यानी न्यूज़ोइक की, जिसे हम लोग क्वाडर्नरी या चतुर्थक युग के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुल 2 शक हुए, यानी 2 पीरियड हुए। और यह समय करीब, इसमें जो पहला पीरियड हुआ वो है हमारा प्लीस्टोसीन। बुआ, मैं आप कहोगे सर प्लीस्टोसीन तो लिखा हुआ है लेकिन दूसरा वाला लिखा हुआ नहीं है। बुआ, प्लीस्टोसीन के अलावा एक और है होलोसीन, जिसे मैंने नहीं लिखा है, मैं लास्ट में उसे लिख दूंगा, या यूं कहो तो मैं अभी लिख देता हूं होलोसीन। मैंने लिख दिया होलोसीन, या इसे अभिनव काल के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है बुआ? इसे ही अभिनव काल यानी आजकल का काल, अभिनव काल के नाम से आज जाना जाता है। और जितना भी आज के डेट का परिस्थिति है, आज जैसी परिस्थिति का ही नाम होलोसीन है, यानी ये होलोसीन ही आज भी चल रहा है। तो बुआ, शुरू करते हैं सबसे पहले प्लीस्टोसीन काल के बारे में। क्या है ये प्लीस्टोसीन? तो प्लीस्टोसीन पीरियड में क्या हुआ था कि हमारी धरती का जो तापमान था वह बहुत ही नीचे आना शुरू हो गया था और बहुत बड़ी स्तर पर पूरे मतलब पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा बर्फ की मोटी मोटी चादरों से ढका हुआ था। और इसी परिस्थिति को क्या कहा गया बुआ? तो हिमयुग या आइस एज के नाम से जाना गया। और अमेरिका,
और यूरोप के में इसे अलग अलग नामों से पुकारा गया। जो यूरोप के हिमयुग हैं उसका नाम क्रमशः, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, एक का नाम था गुंज, दूसरे का नाम मेंडल, तीसरे का नाम रिस और चौथे का नाम वुर्म। मैं रिपीट कर दूं, गुंज, मेंडल, रिस और वुर्म। गुंज, मेंडल, रिस और वुर्म। याद रखना, एक शीत युग यानी हिमयुग बीतेगा तो थोड़ा सा इनके तुलना में गर्मी पृथ्वी पर बढ़ेगी। मतलब ये ना ही बहुत ज़्यादा हिम वाला होगा ना ही ये गर्मी वाला होगा, इसकी तुलना में माहौल थोड़ा गर्म हो गया होगा, तो उसे कहा जाता है अंतर हिमकाल। अंतर हिमकाल मतलब इंटर ग्लेसिकल एज। मतलब ग्लेसिकल मतलब यहाँ पर अब यह ना ही ये ग्लेशियर वाला काल रहा और ना ही ये ठंड मतलब गर्मी वाला काल रहा, उसके बीच का। मतलब क्या कि दो अलग अलग ग्लेशियर के बीच का हल्का सा गर्म सा मौसम, तो उसे कहा गया अंतर हिमकाल। यानी आप इसको बॉर्डर समझ सकते हो दो अलग अलग हिमयुग का। इसे क्या समझा जा सकता है? बॉर्डर समझा जा सकता है दो अलग अलग हिमयुग का। मतलब यूरोप के अगर 4 हिमयुग का सीक्वेंस अगर कहा जाए हुआ तो उसका क्या होगा? तो गुंज, मेंडल, रिस और वुर्म। फिर से रिपीट कर दूं, गुंज, मेंडल, रिस और वुर्म। ठीक है। और यही मैं अगर बात करूं तो अमेरिका वालों ने एक स्टेप आगे बढ़ लिया। उसने कहा कि ये जो बीच में बॉर्डर आया है उसका भी नाम हम रखेंगे। तनी ये भी देखना वो, उतना ज़्यादा प्रेशर मत लेना, इसको प्यार से समझ लो। तो क्या है? तो अमेरिकन हिमयुग, उसका पहला हिमयुग का नाम है नेब्रास्कन। जैसे इसका गुंज था तो इसका नाम रखा नेब्रास्कन, कंसान दूसरा वाला, तीसरा वाला इलिनोइन या इसे आयोवा भी कहा जाता है, और चौथा वाला विस्कासिन। तो चौथा वाला विस्कासिन। तो कितने हो गए? तो 4। फिर से रिपीट कर दूं, नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन या आयोवा या विस्कासिन, चौथा विस्कासिन। तो टोटल 4 हिमयुग हुए। और इनके बीच में जो भी अंतर हिमकाल यानी इंटरग्लेसिकल एज जो आया उसे IG एज लिख दिया। मतलब इंटरग्लेसिकल एज समझ जाना आप लोग। IG एज मतलब इंटरग्लेसिकल एज यानी अंतर हिमकाल, बॉर्डर वाला। उसमें याद रखना, नेब्रास्कन और कंसान के बीच में जो बॉर्डर आया उसका नाम रखा गया ऑफ्टोनियन। क्या नाम रखा गया? ऑफ्टोनियन अंतर हिमकाल। ऑफ्टोनियन अंतर हिमकाल। कंसान और इलिनोइन के बीच में जो आया उसे यारामाउथ अंतर हिमकाल या IG मतलब इंटरग्लेसिकल एज के नाम से जाना गया। इलिनोइन या आयोवा और विस्कासिन के बीच का जो अंतर हिमकाल था उसका नाम रखा गया संगमन, IG एज मतलब इंटरग्लेसिकल एज। आशा करता हूं बुआ आप लोगों को ये नाम अच्छे से दिख गया होगा। आप इसको नोटबुक में ज़रूर लिखोगे और कम से कम 2-3 बार पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। आप इसको याद रखने के लिए कोई भी चीज़ को दिमाग में रख करके इसको याद कर सकते हो। इसके बहुत सारे तरीके हैं, मैं अपने तरीके से याद करता हूँ, आप अपने तरीके से भी याद रख सकते हो। मैं अपना तरीका बताऊंगा तो आपके लिए शायद बर्डन हो जाए, आप खुद ही कोई एक तरीका ढूंढ सकते हो कि कोई और नाम, कोई जैसे नेब्रास्कन, जैसे जेब्रास्कन से नेब्रास्कन, कुछ भी दिमाग में रख करके मैंने याद रख लिया तो आप भी रख सकते हो। खैर ये तो सीधी सी बात हो गई कि अगर कोई BPSC या UPSC करता है देन ये नाम उसको याद रखने होंगे। अगर SSC रेलवे लेवल है तो ये नाम उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हिमयुग कब आया था। तो हिमयुग आया था चतुर्थक युग में, नूतन महाकल्प में। और दो तरह के हिमयुग हुए थे, एक यूरोप वाले, एक अमेरिका वाले। बेसिक आपको सिर्फ इतना याद रखना है बुआ। इसके बाद यही वो काल था यानी कि चतुर्थक मतलब युग जो ही था यानी नूतन महाकल्प यानी न्यूज़ोइक एरा जो था, यहीं पर हमारी जैसी आज जैसी परिस्थितियां बनी। आजकल के जो जीव हैं, समुद्री जीव हों कि आसमान में उड़ने वाले जीव हों कि स्तनपाई जीव हों, हमारे जैसे इंसान हो या अन्य जो भी जीव हैं, उनकी उत्पत्ति इसी काल में हुई है। और इसको केवल 2 ही शकों में बांटा गया, एक प्लेस्टोसीन और एक होलोसीन। प्लेस्टोसीन से पहले मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि इंसान आरंभिक कपि मानव की उत्पत्ति जिसे होमिनॉइड प्रजाति कहा गया था 2.5 करोड़ साल पहले भी हो गई थी। उसके बाद अगली प्रजाति जो आ गई थी रामापिथेकस, प्रारंभिक कपि मानवों में ये भी आते हैं। इस पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं बुआ। आज के डेट में आपको ये जानना है
कि उसके बाद के इंसान लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व, देखो ये है 10 लाख, यानी कि इससे ठीक पहले ही लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व इसी होमिनाइड की एक विलुप्त प्रजाति थी जिसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया है, वो पाई जाती थी अफ्रीका के जंगलों में। लेकिन उसके बाद ये और विकसित हुए और करीब 25 लाख साल पहले होमो हैबिलस बने, जिसे पहला औजार का इस्तेमाल करने वाला इंसान कहा जाता है। पहला औजार पत्थरों के ही थे। पाषाण युग हिस्ट्री में आ गया है, यही वो समय है जब पाषाण युग चलना शुरू हो गया है यहाँ से। तो बउआ हम लोग जब पाषाण काल स्टोन एज पढ़ेंगे तो करीब इन्हीं तरह के इंसानों की कहानी से हमारी स्टार्ट होने वाली है। तो बउआ इससे पहले की स्टोन एज पढ़ें, इसको कवर कर लेना है प्यार से। वो क्या है? होमो हैबिलस यानी औजार बनाने वाले इंसान, 25 लाख साल पहले औजार बनाने वाले। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो मैंने कहा दिया था 40 लाख साल पहले, और होमो हैबिलस से आगे बढ़े तो वो इंसान जो पहली बार एकदम कंप्लीट सीधे खड़े हो गए वो थे होमो इरेक्टस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहले सीधे खड़े होने वाले इंसान कौन? होमो इरेक्टस। अगर किन्हीं को दिखने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी तो मैं उनके लिए हल्का सा कैमरा नीचे कर देता हूं ताकि उनको ये दिखे। आशा करता हूं आपको दिख रहा होगा। होमो इरेक्टस पहले सीधे खड़े होने वाले इंसान 18 लाख वर्ष पूर्व धरती पर आए थे, और ये वो थे जिन्होंने आग को, यानी पूरा पाषाण काल वाले वो इंसान जो पहली बार आग का प्रयोग करना जान गए थे। ठीक है, यानी कि पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के इंसान क्या होते थे? होमो इरेक्टस होते थे। और फिर ये आगे चल करके जब हिमयुग आया था तो वहाँ पर जो इंसान बने थे, आप यहाँ देख लो, वो इंसान थे निएंडरथल इंसान, हिमयुग वाले इंसान। अगर हिमयुग के इंसान का नाम पूछा जाए तो क्या बोलोगे बउआ? हिमयुग वाले इंसान निएंडरथल। इनके नथुने बड़े बड़े थे और बड़ी बड़ी नथुने ठंडी हवा को फेफड़ों तक ले जाने में बहुत सहायक होती थी। बउआ मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इन इंसानों की तस्वीर आपके सामने दिखा ही दूं। एक सीक्वेंस चला देता हूं और आपको वो दिख जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा वास्ट या लेंदी कैलकुलेशन नहीं दिखा सकता, आई एम सॉरी, लेकिन हाँ इतना तो ज़रूर कर सकता हूं कि मैं आपके सामने में एक झलक यहाँ से, मैं बोलता हूँ कहाँ से, तो याद रखना होमिनॉइड से। मैं आपको यहाँ से शुरू करता हूँ और होमिनॉइड रामापिथेकस होते हुए आपको होमोसेपियंस तक का सफ़र करवाता हूँ। तो बउआ शुरू करते हैं आपके सामने में वीडियो। अब आपके सामने में आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, देख लो। सबसे पहले ये होमिनॉइड है लगभग 25 करोड़ साल पहले, और उसके बाद आने आएगा लगभग 1 करोड़ साल पहले रामापिथेकस। आप देख लो आपके स्क्रीन पर लगभग समय के साथ भी दिख रहा होगा। उसके बाद है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, ये। उसके बाद होमो हैबिलस लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व। उसके बाद जब पूरा यूरोप और अमेरिका का अधिकांश भाग हिमयुग से घिरा हुआ था तो निएंडरथल इंसान, बड़े बड़े नथुने, ठंडी हवा सोखने में सहायक होते थे वो इंसान। फिर होमो इरेक्टस लगभग 18 वर्ष पूर्व, और फिर लास्ट में कौन सा? होमो सेपियंस यानी आजकल के इंसान। तो बउआ आप समझ गए होंगे कि इंसानों का एक क्रमिक विकास हुआ था। इसका क्रम पूरा करते हुए आजकल के यानी तर्क यानी बुद्धिमान इंसान कहलाने लायक बने, और यहीं से हमारी आगे की स्टोरी स्टार्ट होगी कि हमारा इतिहास पहली बार अपने पहले चैप्टर पर जाएगा, क्योंकि ये तो ज्योग्राफी का पोर्शन भी था और बायोलॉजी का भी पोर्शन था, और हिस्ट्री के दृष्टिकोण से देखो तो इंसानों का विकास हो ही रहा है। अब पहली बार इंसान पत्थरों के औजार इस्तेमाल करेंगे, तो पाषाण युग हमारा पहला चैप्टर होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे वो तो चैप्टर शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। इस बीच में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो कुल 18 शकों को पढ़ा, 5 महाकल्पों को पढ़ा और 4 युगों को पढ़ा। आप सब लोग अपने नोट्स में अच्छे से इसे तैयार कर लोगे, एक बार अच्छे से पढ़ लोगे। मैंने 1-2 सवाल दिया था। एज ऑफ फर्म यानी कि मुलायम पत्ती वाला काल किसे कहा जाता है? ठीक है, तो डिवोनियन पीरियड को ही कहा जाता है, जिसे एज ऑफ फिश भी कहा जाता है, यानी कि मुलायम पत्ती वाली वनस्पति जब आई होगी।
इसके अलावा अगर आपसे ये सवाल पूछ दिया जाए कि पुष्प युक्त यानी कि पुष्प यानी कि फूल वाले जो पौधे होते हैं, ऐसे पौधे जिसमें फूल वाले वनस्पतियां, ये कब आया था? याद रखना बुआ, ये आया था जुरैसिक। जुरैसिक मतलब डायनासोर वाले काल में आया था ये। यानी पुष्प युक्त पौधे वाला काल किसे कहा जाएगा बुआ? तो जुरैसिक काल को कहा जाता है, जिस समय डायनासोर हुआ करते थे। इसके अलावा एंजियोस्पर्म, जिसको आवृत बीजी भी कहा जाता है, ऐसे पौधे आए थे क्रिटेशियस काल में। एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी वाले पौधे कब आए थे? तो क्रिटेशियस। एक दो वन लाइनर्स थे, मैंने बता दिया। कुछ और क्वेश्चन अगर मिल जाते हैं तो डेफिनेटली मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। ज़्यादा लंबा समय तो लेना नहीं था। तो बुआ ये चैप्टर आपका समाप्त घोषित करता हूँ। आप लोग अच्छे से एक नज़र फिर से इसे देख लो कि आपने कितना लंबा चौड़ा सफ़र तय किया है अविनाश सर के साथ। अगर आपको आपके काम की वीडियो लगे और आपको लगता है कि इस चैनल पे मुझे अच्छी सी डिटेल में समझ के पढ़ाई मिल सकती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना और अपना ख्याल रखना ही रखना, चाहे शेयर करो या ना करो। आप में से जो भी मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो अपना ख्याल रखना, सेफ रहना और जय हिंद मेरे दोस्त।